गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ब्रूटली ऑनेस्ट के इस नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में जब बांग्लादेश में अपराइजिंग हुई और शेख हसीना जी की सत्ता को पलट दिया गया और उन्हें भाग के भारत में शरण लेनी पड़ी। उसके बाद जो वहाँ पे माइनॉरिटी में हिंदू हैं उनके साथ जो अत्याचार हुए, जो उनका नरसंहार हुआ, जो उनका अपमान हुआ, उसको लेके काफ़ी विरोध हुआ, उसको लेके काफ़ी प्रोटेस्ट हुई, उसको लेके काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 1971 में जो जेनोसाइड हुआ था वो विश्व के मेरे ख्याल से होलोकॉस्ट के बाद इतना बड़ा जेनोसाइड, इतने ज़्यादा रेप्स, इतने ज़्यादा कन्वर्जन विश्व के इतिहास में कभी नहीं हुए। लेकिन 1971 की बात होती है, एक ऐसा हादसा है जिसके बारे में कोई जानता नहीं, और जानते हैं तो बात करते नहीं। आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगा सन 1964 में किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश है पर उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था, वहाँ पे एक इतनी इलॉजिकल, अनरीजनेबल, मैं एक्चुअली उचित शब्द जो उसके लिए है उसका मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ, पर मतलब एक निठल्ली सी एक र्यूमर के पीछे इतना ज़्यादा नरसंहार हुआ, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। ये किस्सा मैं आज आपको डिटेल में बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक सुनिएगा। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन ध्यान से सुनिए और आपको समझ में आएगा कि जब भी इस तरह का क्लेश होता है किस तरह से वहाँ पे हिंदुओं के साथ यह अत्याचार किया जाता है। तो ये बात है 5 जनवरी 1964 की। 5 जनवरी 1964 को हिंदू कम्युनिटी में एक डार्क डे माना जाता है या माना जाना चाहिए। तो आज से 60 साल पहले इसी दिन ईस्ट पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश कहलाता है, उस देश में हिंदुओं का मैसेकर, रेप, अबडक्शन, फोर्सिबल कन्वर्जन इनटू इस्लाम और लाखों हिंदुओं का डिस्प्लेसमेंट शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत 27 दिसंबर 1963 को कश्मीर के हजरत बल दरगाह से एक रेलिक की चोरी से हुई थी। यह सत्य था, नहीं था, असत्य था, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, अफवाह थी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन यह सब कुछ शुरू हुआ था हजरत बल दरगाह से। माना जाता है कि वो रेलिक प्रॉफिट मोहम्मद के दाढ़ी का एक बाल था जो 27 दिसंबर को उस ठंड की सुबह में गायब हो गया। और इस घटना से पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक क्लेश, एक कॉन्फ्लिक्ट और जगह जगह प्रोटेस्ट्स, इस्लामिक प्रोटेस्ट चालू हो गई, क्योंकि वो कोई मामूली रैलिक नहीं था, वो मोहम्मद साहब की दाढ़ी का एक बाल था। तो पाकिस्तान ने तुरंत ही इस चोरी के लिए हिंदुओं को दोषी ठहरा दिया, जिससे दोनों देशों में कम्युनल टेंशन बढ़ गया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने सीबीआई चीफ बीएन मलिक को 28 दिसंबर को कश्मीर भेजा ताकि वो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर सके। 4 जनवरी को वो रेलिक रिकवर कर लिया गया और 3 कश्मीरी मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया जिनके पाकिस्तान से बहुत ही करीबी संबंध थे। पाकिस्तान ने उस रिकवर्ड रेलिक की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठा दिया और हिंदुओं को चोरी के लिए दोषी ठहराते रहे। 5 जनवरी को पाकिस्तान रेडियो ने घोषणा की, भारत में हिंदुओं द्वारा की गई चोरी को ढकने की कोशिश की है और फेक रिकवरी के जरिए मुसलमानों का अपमान किया है। पाकिस्तान ने खुले तौर पर इस अपमान का बदला लेने के लिए कार्रवाई की मांग की। 3 जनवरी को पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान ने ढाका के एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि वह पाकिस्तान में हुई कोई भी रिएक्शंस के लिए जिम्मेदार नहीं है। फिर 4 जनवरी को अब्दुल हाई, जो पाकिस्तान इस्लामिक बोर्ड के सदस्य और प्रेसिडेंट अयूब खान के बहुत करीबी थे, उन्होंने पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ एक जिहाद का ऐलान किया। और इस जिहाद का अर्थ प्रोटेस्ट नहीं था, पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था। इस जिहाद का अर्थ था हिंदुओं को मारना। पाकिस्तान के कई अन्य पॉलिटिशियंस, स्पेशली ईस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने भी हिंदुओं के खिलाफ बहुत भड़काऊ बयान दिए और हाई के जिहाद के ऐलान को एंडोर्स किया। आग भड़की। 3 जनवरी से ईस्ट पाकिस्तान के कई हिस्सों में मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिशियंस ने फरमान जारी कर दिया कि हिंदू पब्लिक प्लेसेस पर जूते नहीं पहन सकते, हिंदू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते,
यहां तक कि छाता भी नहीं यूज कर सकते। और यहां पे मैं आपको बता दूं, इसी तरह के फरमान कश्मीर में सन 1990 में पेश किए गए थे, जिसमें हिंदुओं को, बल्कि उनसे तो बोला गया था कि वो टीका लगाए बिना घर से ना निकलें, ताकि लोगों को ये पता चल जाए कि वो लोग हिंदू हैं तो उन्हें मारा जा सके। बहरहाल ईस्ट पाकिस्तान में जो हुआ उसकी बात करते हैं। हिंदुओं पर पहले हमले 5 जनवरी को ईस्ट पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न पार्ट के खुलना में शुरू हुए। खुलना उस समय के कम्युनिकेशन मिनिस्टर अब्दुस सबूर खान का गढ़ था। और ये जो खान साहब थे, ये कोई मामूली आदमी नहीं थे। ये खुलना में एफ्लुएंट हिंदुओं की प्रॉपर्टीज को जब्त करने के लिए बड़े मशहूर थे। उन्होंने 3 जनवरी को खुलना में एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस किया और एक एंटी हिंदू स्पीच दी। अगले दिन उन्होंने खुलना शहर के आउटस्कर्ट्स में दौलतपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक और रैली को एड्रेस किया। वहां उन्होंने कहा कि हजरत बुल रैलिक की चोरी एक हिंदू कॉन्स्पिरेसी है। खान साहब ने पाकिस्तान को पवित्र भूमि बनाने के लिए हिंदुओं के एक्सटर्मिनेशन का ऐलान किया, मतलब उनको खत्म करो। और इसके बाद लगभग 20,000 मुसलमान तलवारों, भालों, चाकुओं और तमाम अन्य हथियारों से लैस होकर खान साहब की बात सुनने आए और फिर खुलना के हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में फैल गए, जहां उन्होंने हिंदुओं की प्रॉपर्टीज पर हमला किया, लूटपाट मचाई और आग लगा दी। और इसके बाद शुरू हुआ ऐसा दर्दनाक कत्लेआम जिसको नरसंहार या जेनोसाइड ही बोलना पड़ेगा। दोस्तों, 5 से 12 जनवरी के बीच केवल खुलना डिस्ट्रिक्ट में 5,000 हिंदुओं की हत्या की गई और वहीं हिंदू महिलाओं का गैंगरेप किया गया और 2,000 युवतियों और लड़कियों को किडनैप कर लिया गया। इस्लाम में फोर्सफुल कन्वर्शन कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी खान ने पूरी डिस्ट्रिक्ट में घूम घूम कर सभाओं को संबोधित किया, प्रोवोकेटिव स्पीचेस दी और हिंदुओं के पूर्ण सफाए, मतलब कंप्लीट एनाहिलेशन का ऐलान किया। इन हमलों के कारण हुआ ये कि हजारों हिंदू खुलना छोड़कर पश्चिम बंगाल भाग आए, वेस्ट बंगाल जो इंडिया का पार्ट है। उस समय खुलना ईस्ट पाकिस्तान का एकमात्र हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंस था। मार्च 1964 तक ये मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बन गया। खुलना में एक हफ्ते तक चले इस खून खराबे और तबाही के बाद एंटी हिंदू राइट्स ईस्ट पाकिस्तान के और हिस्सों में भी फैल गई। जैसा खुलना में हुआ था वैसा ही ढाका, राजशाही, सिलहेट, मेमनसिंह, नोआखली, चिट्टागोंग और देश के तमाम हिस्सों में मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स और पॉलिटिशियंस ने सभाओं को एड्रेस किया और हिंदुओं को हजरत बल रैलिक की चोरी के लिए गुनहगार बताया और उनके खिलाफ एक पब्लिक जस्टिस, मतलब लोगों द्वारा की गई जस्टिस की कार्रवाई की मांग करी। 13 जनवरी से इन सभी प्रोविंसेस में लगभग एक साथ हिंदुओं के ऊपर हमले शुरू हो गए। सिर्फ ढाका शहर में करीब 2,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और 1 लाख हिंदुओं को बेघर कर दिया गया। ढाका के आसपास के सारे गांव और सेटलमेंट्स में से हिंदुओं का सफाया कर दिया गया। दोस्तों, ढाका के पास जो एक बिजनेस हब है, जो उसका नाम है नारायणगंज, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हिंदू रहा करते थे, जिनमें से कई एफ्लुएंट बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट थे। सबसे पहले मुस्लिम मॉब्स ने उन्हें निशाना बनाया और उसके बाद लगभग 4,000 हिंदू पुरुषों और महिलाओं की हत्या कर दी गई। इसमें बूढ़े, बच्चे सब शामिल थे। 500 हिंदू लड़कियों का अपहरण किया गया। 31,000 हिंदू घरों को लूटा गया, नष्ट किया गया और पूरे नारायणगंज सब डिवीजन में 1 लाख हिंदुओं को डिस्प्लेस किया गया। राजशाही प्रोविंस में अकेले 10,000 हिंदुओं की हत्या की गई और 2 लाख से अधिक हिंदुओं के घरों को नष्ट किया गया। सिलेट, मेमनसिंह, नोआखली, चिट्टागोंग, ढाका और अन्य डिस्ट्रिक्ट्स में हिंदुओं की मौतों का आंकड़ा 15,000 से भी ज़्यादा था। और वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। जैसे उन्होंने कश्मीर में नहीं किया, डायरेक्ट एक्शन डे में कलकत्ता में नहीं किया 1946 में, ऐसे यहाँ भी कुछ नहीं किया। और उन पर हो रहे हमलों को रोकने का प्रयास तक नहीं किया, क्योंकि वो खुद इसमें शामिल थे, डायरेक्ट एक्शन डे की तरह। कट्टर मुस्लिम मॉब्स को पूरी छूट दे दी गई और कई जगहों पर उन्हें पुलिस और सेना सहित अधिकारियों का समर्थन भी मिला। लाखों हिंदू जो स्कूल्स, कॉलेजेस और गवर्नमेंट ऑफिसेस की बिल्डिंग्स में शरण लेकर छुपे हुए थे, उन्हें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ी। कोई राहत नहीं दी गई और कई जगहों पर तो विस्थापितों को बेसिक पुलिस प्रोटेक्शन भी नहीं दिया गया। हिंदुओं के लिए स्थिति इतनी खराब हो गई कि जब 15 जनवरी को उस साल रमज़ान
जिसे मुसलमानों का उपवास का महीना होली मंथ कहते हैं, जब रमज़ान शुरू हुआ, देश के कई हिस्सों में मुस्लिम रिलीजियस लीडर्स ने हिंदुओं के लिए फरमान जारी किया कि वे रमज़ान के महीने में भोजन ना करें, मतलब वो भी उपवास रखें, रोज़ा रखें। हिंदुओं को मंदिरों में पूजा करने, रिचुअल्स करने और अपने घरों में शंख तक फूंकने पर पाबंदी लगा दी गई। यानी आप पूजा करें, शंख नहीं बजा सकते। हिंदू महिलाओं को पब्लिक में सिंदूर लगाने और शंखा पोला मतलब शंखा सफ़ेद शंख से बनी चूड़ी और पोला लाल कोरल से बनी चूड़ी को कहते हैं। शादीशुदा बंगाली हिंदू महिलाएं पहनती हैं, उन्हें वो पहनने से रोक लगा दी गई। ये रिस्ट्रिक्शंस हिंदुओं पर इसलिए लगाया गया ताकि हजरत बल से रेलिक की चोरी, जो हो सकता है एक र्यूमर भी रही हो, उसकी चोरी के अपराध के लिए उन्हें अटोनमेंट करने पर मजबूर किया जा सके। कई जगहों पर मंदिर को लूटा गया, अपवित्र किया गया और नष्ट भी किया गया, और हिंदुओं को जबरन बीफ खिलाया गया, और यहीं तक नहीं, पुजारियों को निर्वस्त्र करके उन्हें मारा पीटा गया और मारे गए गाय के खून से उन्हें लथपथ किया गया। दोस्तों, उस साल रमज़ान के अंत में 14 फरवरी को ईद उल फितर के मौके पर पूरे ईस्ट पाकिस्तान में अनगिनत हिंदुओं को अपने कैटल को छोड़कर भागने पर मजबूर किया गया, जिन्हें बीफ फीस्ट के लिए काटा गया, और हिंदुओं को भी इन भोजों में फोर्सफुली शामिल किया गया। खुलना और राजशाही प्रोविंसेस से लगभग 2 लाख हिंदू वेस्ट बंगाल पहुंचे, जबकि मेमनसिंह, ढाका और सिलेट प्रोविंसेस से लगभग 1,20,000 हिंदुओं ने असम में शरण ली, और करीब 60,000 हिंदू कोमिला और चिटागोंग प्रोविंसेस से त्रिपुरा भाग के गए। अच्छा, अब ये मसला यहां भी नहीं रुका। अब आप आगे सुनिए, आप आश्चर्य करेंगे कि आप इसी धरती पर रहते हैं कि क्या हो रहा है। आप आश्चर्य कर रहे होंगे कि जो भी मैं सुना रहा हूं, क्या वाकई में ये हुआ है या मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं। तो अंत में आप देखिएगा, मैंने उन सारे सोर्सेस की लिस्ट डाली है जहां से ये सारे फैक्ट्स उठाए गए हैं, और ये सारे ऑथेंटिक, काफी अक्लेम्ड बुक्स हैं। इसके बाद पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने एक नया कानून बनाया, ईस्ट पाकिस्तान डिस्टर्ब पर्सन्स ऑर्डिनेंस, और इस ऑर्डिनेंस में यह बोला गया कि जो हिंदुओं की इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस कदम का उद्देश्य उन हिंदुओं को अपनी ज़मीन और घर बेचने से रोकना तो था ही, जो देश से भाग रहे थे, जिसकी वजह से हिंदुओं को अपनी प्रॉपर्टीज छोड़नी पड़ी, जिन्हें फिर मुस्लिम पॉलिटिशियंस, मौलवियों और अनइन्फ्लुएंशियल लोगों द्वारा हड़प लिया गया। कई प्रोमिनेंट हिंदू जैसे वकील, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, पॉलिटिशियंस, और यहाँ तक कि ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स तक को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। इसके बाद शुरू हुई प्रेस सेंसरशिप। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दी गई और हिंदू ओन पब्लिकेशंस पर फुल बैन लगा दिया गया। सभी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स को अपनी रिपोर्टिंग को गवर्नमेंट अथॉरिटीज से मंजूरी लेने के लिए कहा गया, और ईस्ट पाकिस्तान में तैनात इंडियन जर्नलिस्ट को देश छोड़ने के लिए केवल 2 दिन गए, सिर्फ 2 दिन। और भारतीय सरकार ने उन लाखों हिंदुओं के लिए भी कोई राहत प्रदान नहीं करी जो ईस्ट पाकिस्तान से भागकर भारत आए थे। कहां आए थे? भारत, जो उनका नेटिव लैंड था, जो उनकी मातृभूमि, जन्मभूमि थी, जो उनकी जमीन थी। वहां पे भी उस वक्त की सरकार ने उनकी कोई हेल्प नहीं करी। मिड फरवरी में बंगाल और असम के चीफ मिनिस्टर्स प्रफुल्ल चंद्र सेन और बिमल प्रसाद चालिया, इन्होंने नेहरू जी को एक अर्जेंट मैसेज भेजा टेलीग्राम से कि हिंदू रिफ्यूजीज के लिए फंड भेजे। उन्होंने सेंटर से हेल्प मांगी। नेहरू जी ने जवाब दिया कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान से बात की है, जिन्होंने आश्वासन दिया है कि हिंदुओं के लिए ईस्ट पाकिस्तान लौटना सेफ है। और दोस्तों, मैं इतने सालों से रिसर्च कर रहा हूँ, और मैंने ये देखा है, चाहे वो कश्मीर का मसला रहा हो, चाहे वो डायरेक्ट एक्शन डे का मसला रहा हो, नोआ खली का रहा हो, चाहे वो 1971 का बांग्लादेश का जेनोसाइड हो, चाहे वो, अगर आपने रिसेंटली देखा हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट हो या शाहीन बाग हो, इन सब केसेस में जो टॉप लीडरशिप होती है हमेशा कहती है चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन पता बच्चे बच्चे को होता है कि कुछ होने वाला है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। नेहरू जी ने बोला कुछ नहीं होगा, लेकिन बहुत कुछ हुआ। इसके बाद भारत के प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने खुद अयूब खान को पत्र लिखा, और उसमें उन्होंने हिंदुओं के जेनोसाइड को रोकने की अपील करी। अयूब खान ने ढीठ अंदाज में जवाब दिया कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हुए हमले
हजरत बल दरगाह से हिंदुओं द्वारा मोहम्मद साहब के बाल की चोरी और भारत में हिंदुओं द्वारा मुसलमानों पर हुए हमलों का एक जवाब था। मार्च के अंत तक ईस्ट पाकिस्तान में हालात नॉर्मल होने लगे, लेकिन तब तक लगभग 35,000 से 40,000 हिंदुओं की हत्या कर दी गई थी। ये नंबर, अगर आपको लगता है ये सत्य नहीं है, तो आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है। आपको हिंदुओं के साथ एक कंटिन्यूअस जेनोसाइड जो चला आ रहा है 1000 वर्ष से, उसको समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, 1971 में बांग्लादेश बना, ईस्ट पाकिस्तान खत्म हो गया और बांग्लादेश को आज़ाद करने में सबसे बड़ा हाथ भारत का था। तो ऐसा लगा, और बांग्लादेश ने यह आश्वासन भी दिया कि आज के बाद ये सारा हिंदू नरसंहार अब खत्म होगा। लेकिन 1971 के बाद भी हिंदुओं पर लगातार हमले होते रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं का परसिक्यूशन आज भी जारी है, लेकिन इसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत कम अटेंशन, और ना तो कोई कंडेम करता है, ना कोई ज़्यादा बात करता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि सबको ये लगता है कि हमें क्या लेना देना, ये तो वहाँ हो रहा है। जब तक ये आफत हमारे दरवाजे पे आकर खुद दस्तक नहीं देगी, तब तक जागने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, मैं भी ऐसे ही सोचता आया था, पूरी ज़िंदगी मैंने ऐसे ही सोचा। लेकिन जब मैंने इतिहास पढ़ना शुरू किया तो मुझे ये लगा कि आज हम जो भी हैं वो क्यों हैं, हम जहाँ हैं वहाँ क्यों हैं। क्या उस धरोहर का, उस हेरिटेज का कोई मीनिंग नहीं? क्या 1000 साल की ये यातना, जेनोसाइड्स का सिलसिला कभी खत्म होगा? आखिर हमने ये आज़ादी क्यों ली थी? विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता आज एक ऐसे जगह पे खड़ी है जहाँ पे उसके जेनोसाइड को लिबरल जो समूह है वो रिकग्नाइज करने को तैयार नहीं है, और दूसरी तरफ हिंदू खुद अपनी हिस्ट्री जानता नहीं है। इसीलिए उसके ऊपर हमेशा एक तरह का आतंक के बादल जो हैं मंडराते रहते हैं। आगे आप खुद समझदार हैं, आप सोचिए। मैंने तो अपनी फिल्म द दिल्ली फाइल्स के रिसर्च में जो भी पता किया है, मैं आपको क्रमशः हर पॉडकास्ट में कोई नई नई इस तरह की जानकारी और खबरें देता रहूँगा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको समझ में तो आए। सब लोग हमारी महानता की बात करते हैं, लेकिन किसी को ये तो समझ में आए हमारा बलिदान क्या है, कितना खून हिंदुओं का बहा है, तब हम जाके आज यहाँ खड़े हैं। सोचिए। आपसे फिर मिलूँगा अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।